हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुकेश कटारे, अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, पिछली क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ टॉपिक आपने देखे थे। उसमें हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को समझा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास देखा था। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाएंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पूछा जा सकता है, यानी टैक्स या टैक्सेशन सिस्टम, भारत में कर प्रणाली। उसके संबंध में आप 2020 का अगर सिलेबस देखते हो तो उसमें भी लिखा हुआ है कि टैक्सेशन को लेकर के कोई ना कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो कर प्रणाली किसे कहते हैं, कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, टैक्स लगाने का तरीका क्या होता है, ये सारे पॉइंट हमारी आज की इस क्लास के प्रमुख विषय रहेंगे। ओके, तो शुरू करें आज की इस क्लास को। पेपर पेन ले सकते हैं आप साथ में, और जो चीज़ें मैं बताता जाऊंगा उनको आप मेरे साथ में नोट डाउन भी कर सकते हो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। देखो, टैक्स क्या होता है अगर हम इसकी परिभाषा करें। आप दो वर्ड सुनते हैं, एक टैक्स और दूसरा आता है जिसे कहते हैं ड्यूटी। टैक्स को कहते हैं कर और ड्यूटी को कहते हैं शुल्क। दोनों एक ही चीज़ें हैं, अलग अलग हैं। जैसे इनकम टैक्स सुनने में आया और कस्टम ड्यूटी सुनने में आता है ना, एक्साइज ड्यूटी लगती है, सर्विस टैक्स लगता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है क्या, आखिर कैसे हम इसको अंतर कर सकते हैं। तो देखो, बेसिक डिफरेंस जैसी बातें अगर हम करेंगे तो इसमें ऐसा बड़े तौर पर तो कुछ विशेष अंतर नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी एक माइनर सा डिफरेंस है। उस माइनर से डिफरेंस में हम क्या चीज़ें लेते हैं कि देखो, टैक्स जो होता है ये बाई लॉ, यानी कानून के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। अब जो व्यक्ति टैक्स पे करेगा, बदले में उसको कोई फैसिलिटी मिले, सुविधा मिले, ये आवश्यक नहीं होता है। सरकार बोलती है कि आप टैक्स भरेंगे तो सड़कें बनेंगी, बड़े बड़े बांधों का निर्माण होगा, रेलवे लाइन बिछाएंगे, हॉस्पिटल, ये सब दे पाएंगे। लेकिन ऐसा हो कि मैंने टैक्स भरा है और मेरे लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऐसा काम किया गया हो, नहीं होता है ना, ठीक। तो टैक्स यानी कि ये डेफिनेशन करें, यानी अनिवार्य भुगतान है जो बिना किसी सुविधा के, बिना किसी सुविधा के सरकार को दिया जाता है। बट यदि आप ड्यूटी की बात करते हो, शुल्क की बात करते हो, तो शुल्क में क्या होगा, यहाँ पर सरकार आपको कुछ ना कुछ सुविधा देगी। यह भी बिल्कुल टैक्स के जैसा ही है, टैक्स ही है, रिजेंबल करेगा टैक्स से, लेकिन इसमें कहीं कुछ सुविधाएं दी जा सकती हैं। इससे ज़्यादा विशेष अंतर अगर आप खोजने जाओ तो अंतर हमें नहीं मिलता है। समझ पाए टैक्स क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो शुल्क दिखाई है ना, तो शुल्क को हम बोलते हैं ड्यूटी। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ बदले में कोई सुविधा मिलेगी, लेकिन टैक्स के लिए आपको कोई सुविधा मिले ये कंपलसरी नहीं होता है। इतना हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, आगे क्या। देखो, अब टैक्स से हमें डायरेक्ट बेनिफिट कुछ भी नहीं होंगे, प्रत्यक्ष रूप से कि कुछ हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। एक शब्द और आता है टैक्स के साथ साथ, आप एक वर्ड और सुनते हैं, जैसे फीस। फीस क्या होता है, टैक्स और ड्यूटी तो हम समझ में आ गए। तो फीस का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं, सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं और वस्तुएं जो होती हैं, उसके लिए ये कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। अगर आप फीस देंगे तो सरकार वह सेवा या वह वस्तु आपको प्रदान करेगी, और अगर आप फीस नहीं देंगे तो फिर सरकार वह सेवा या सर्विस प्रदान नहीं करेगी, राइट। इसको हम कह सकते हैं कि ये ऐच्छिक रूप से प्रत्यक्ष लाभ चुकाने वाले को देना होगा। ऐच्छिक रूप से अगर मैं बेनिफिट लेना चाहता हूँ तो मुझे ये पे करना पड़ेगा, नेचुरल सी बात है। एक वर्ड और आएगा जिसे कहते हैं फाइन, है ना, किन पर फाइन इम्पोज कर दिया गया। तो फाइन यानी कि ये भी एक कंपलसरी पेमेंट है, कि अनिवार्य है, ये आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो अनिवार्य पेमेंट को हम लिखते हैं कि अनिवार्य भुगतान है। क्यों फाइन लग गया, किस बात पे फाइन लग गया, ट्रैफिक सिग्नल वायलेट किया तो फाइन लग गया।
यानी इसका मतलब है कि हम कोई आपराधिक कृत्य करते हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, तो उसके बदले में जो हमारे ऊपर दंड स्वरूप लगाया जाएगा उसे हम फाइन कहते हैं। ठीक है, तो फाइन का मतलब समझ आया, फीस का मतलब समझ आया, टैक्स का मतलब समझ आया, ड्यूटी का मतलब समझ आया। ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर इनको हम सीख गए, समझ गए, तो हमारे लिए काफ़ी आसान होता है। इसी प्रकार से एक वर्ड और आता है जिसे कहते हैं सेस। ठीक, हिंदी में इसे बोलते हैं उपकर, कि सेस लगा दिया या उपकर लगा दिया। तो सेस लगा दिया, उपकर लगा दिया, मतलब क्या लगा दिया, कुछ समझ में तो आए। तो हम सुनते हैं कि एजुकेशन सेस लगा दिया, मीन्स किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये लगाएंगे। और ये कैसे लगता है कि आपके ऊपर कोई टैक्स लगा था, जैसे जीएसटी लगा हुआ था, जीएसटी लगा मान के चलो 5%, अब उस पर उन्होंने बोल दिया कि 0.5% इस पर एजुकेशन टैक्स लगेगा, तो 5% जीएसटी भी दोगे और फिर 5% का 0.2% आपको सेस के रूप में देना पड़ेगा। वो पैसा कहाँ जाएगा, शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। राइट, तो ये कैसे लगता है, ये टैक्स के साथ लगता है, सेस और कर आधार पर ही लगता है ना। अभी हम ये आएंगे धीरे धीरे, कर टैक्स बेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से लगाया जा सकता है। बिजली के बिल पर लग गया, बोला इतने % एजुकेशन टैक्स सेस लग गया। ठीक, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसे हम उपकर या सेस के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर है। अब इसके आगे अगला पॉइंट हम देखते हैं। एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज, ये क्या होता है भाई, सरचार्ज हिंदी में इसे बोलते हैं अधिभार। तो कैसा अधिभार, किस पर लगाया जा रहा है, क्या मीनिंग हुआ, तो ये भी सेस के जैसा है। यानी जैसे अभी हमने जो उपकर देखा था, तो ये उपकर के समान ही होता है, लेकिन यह कर आधार पर नहीं लगता है। इट इज़ नॉट इम्पोज्ड ऑन कर बेस, कर आधार पर नहीं लगेगा, बल्कि ये कर दायित्व पर लगेगा, लाइबिलिटी पर लगेगा। और ये सब टर्म जो हैं हम यही समझाने की कोशिश धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, एक तो पहले एक फैमिलियर तो हो जाओ कि आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, देन फिर आसान होता है चीज़ों को समझना। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ें। अब इसमें अब हम बात करते हैं कि टैक्स जो है, ये तो समझ गए एक कंपलसरी मैंडेटरी भुगतान है जो करना पड़ेगा। बदले में सरकार सुविधा दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, डायरेक्ट हमें कोई बेनिफिट इससे नहीं मिलेगा। तो इसे कहते हैं टैक्स या कर। अब आपसे पूछा जाए कि टैक्स जो है कितने प्रकार का होता है, तो आप प्रकार सिर्फ 2 प्रकार आते हैं। एक आता है जिसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, और दूसरा आता है जिसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहेंगे, ये भी अच्छा टॉपिक है, मतलब हमें समझना पड़ेगा। तो बिल्कुल हम इसको समझते हैं कि प्रत्यक्ष कर क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर क्या होगा, कैसे इसको समझ पाएंगे, तो समझ में आएगा धीरे धीरे एक एक करके। तो पहले हम ले लें डायरेक्ट टैक्स को। डायरेक्ट टैक्स नाम से स्पष्ट है भाई, डायरेक्ट है, मतलब जिस पर लगता होगा वो भरता होगा, है ना, ऐसा समझ सकते हैं। जब कभी टैक्स लगता है तो जैसे मेरे ऊपर टैक्स लगा, वो पैसा मेरी जेब से ही अगर जाता है तो डायरेक्ट टैक्स है। टैक्स मेरे ऊपर लगा मगर वो पैसा मैं किसी और से वसूल करूं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। कहने का पर्पज है कि 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं जब टैक्स लगता है। एक जिसे हम कहते हैं कर करापात या कर आपात, और दूसरी घटना होती है जिसे नाम देते हैं कराघात, यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ठीक, तो करापात को हम बोलते हैं इंसिडेंस, कि ये
और कराघात को कहते हैं इम्पैक्ट। बहुत आसान है। माना कि इनकम टैक्स है ना, आयकर, जो ये तो परिचित है ना इससे। आयकर जो है, इनकम टैक्स जो है, ये किस पर लगता है? जिस व्यक्ति की इनकम होगी उस पर लगेगा। माना कि ए व्यक्ति की इनकम है, इस पर आयकर लगा, तो इस आयकर का पेमेंट कौन करेगा? इस ए वाले पर्सन को ही तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो टैक्स लगा भी इस पर और पेमेंट भी इसको अपनी जेब से करना पड़ा। तो जब टैक्स लगाया जाता है, इम्पोज करते हैं, तो उस घटना को कहते हैं करापात, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। और जब उस पैसे का, उस टैक्स में जो अमाउंट मांगा गया है, उसका पेमेंट भी यदि वही व्यक्ति करे, यानी जहां से पेमेंट किया जाता है, उसे कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स या कराघात। कहने का पर्पज है कि एक ए पॉइंट है, वहां पर कोई घटना होती है, एक बी पॉइंट है, एक घटना वहां होती है। ठीक है, तो अब ए पॉइंट पर जो घटना हुई थी वो कौन सी थी? कि कर इस जगह लगाया गया है, तो वो करापात है। और बी वह पॉइंट है जहां टैक्स का भुगतान करेगा, यानी अंतिम रूप से कौन प्रभावित होगा, उसे कराघात कहते हैं। अगर ये दोनों करापात और कराघात एक ही पॉइंट पर हो, यानी जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया भी जाए और उससे वसूली भी की जाए, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। जिस पर लगेगा वही उसका भुगतान करेगा। सबसे अच्छा सर्वोत्तम उदाहरण है इसका आयकर। जिसकी इनकम होती है उसी पर इम्पोज करते हैं, और पैसे का भुगतान भी उसी को करना होता है। ऐसा तो नहीं कि उसके पड़ोसी भुगतान करेंगे, राइट? तो ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में ये दोनों घटनाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग पॉइंट पर होती हैं। जैसे आप मार्केट से कुछ खरीदने जाते हो, या आपने सिंपली नॉर्मल क्या समझा कि मोबाइल रिचार्ज कराया। अब आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो तो उस पर जीएसटी लगता है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मोबाइल रिचार्ज कराते हो, ये जीएसटी लगता किस पर है? मोबाइल सर्विस प्रोवाइडिंग करने वाली कंपनी पर, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर पर लगता है। ठीक, तो यानी टैक्स लगाया गया, इसे करापात कहा गया। मगर वो पैसा किससे काटती है? कस्टमर से, जो सर्विस का यूज करेगी, यानी उतना पैसा आपको भरना पड़ता है। तो ये दोनों घटनाएं अलग अलग हुई। लगाया ए पॉइंट पर गया था और पैसा बी पॉइंट से लिया जा रहा है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सर्विस टैक्स मान लो, जीएसटी अब उसके स्थान पर लगने लगा है। कि आप जैसे फीस भरते हो किसी कोचिंग क्लास की, तो फीस के साथ साथ आपसे जीएसटी भी ले लेते हैं। तो जीएसटी ले किससे लेते हैं? जो उसका उपयोग करेगा। मगर कलेक्ट कौन करता है? जिस पर लगा। दुकानदार पर टैक्स लगा है, मगर दुकानदार अपने उस ग्राहकों से उस पैसे का वसूली करता है। तो अलग अलग बिंदुओं पर जब ये घटना हो तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और जब ये घटनाएं एक ही पॉइंट पर होंगी तब उसे हम नाम देते हैं डायरेक्ट टैक्स। उम्मीद है समझ में आया हो। ना आया हो तो एक बार फिर समझ लो कि प्रत्यक्ष कर का अर्थ है कि जहां करापात और कराघात, ये दोनों एक ही बिंदु पर होने वाली घटनाएं हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स क्या था? कि करापात अलग पॉइंट पर है और कर का प्रभाव जो है वो किसी अलग पॉइंट पर होता है ना? तो इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। दोनों के एक एक एग्जाम्पल सेट कर लो। इसको लिख लो इनकम टैक्स के नाम से, और इसे लिख सकते हो जीएसटी के नाम से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से, वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया? कभी पूछे जा सकते हैं 3 मार्कर में कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या है, तो हमें ये बताना पड़ता है। ओके, तो उम्मीद है ये बात हम समझ गए होंगे। आगे बढ़ें उसके पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अनअकैडमी प्लस पर मेरी क्लासेस रहती हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। वहाँ पर सिस्टमेटिक रेगुलर क्लासेस रहती हैं। रेफरल कोड वहाँ पर आप यूज करेंगे, वो रहेगा मुकेश लाइव या मुकेश कटारे, कोई भी कोड आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, जिसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना होता है। ठीक है, मैं जो यहाँ पर एक क्लासेस अभी मेरी चल रही हैं, तो सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है
और ये 2020 का जो नया सिलेबस है उसमें टॉप पूरा का पूरा एक पेपर है, पेपर 2A, सॉरी पेपर 2B, जिसमें इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी ये रखी गई है। तो इसकी क्लासेस रहती है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। 12 जुलाई से पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा। 22 जुलाई से एक बैच कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 2019 के लिए, तो उसका रिवीजन कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। फ़ायदा क्या होता है अनअकैडमी पर के फ़ीस के नाम पर मात्र 17 रुपये पर डे खर्च होता है। आप स्टडी फ्रॉम होम कर पाते हो, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन का बेनिफिट उठा पाते हो, ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, और कई सारी इसमें फ्री क्लासेस हैं, उनको आप अटेंड कर पाते हो। भारत के जो टॉप एजुकेटर हैं, उन टॉप एजुकेटर की क्लासेस आप यहाँ पर ले पाते हो। एमपीपीएससी की चैम्पियनशिप भी आयोजित हो रही है अनअकैडमी पर प्रीलिम्स 2020 के लिए। 5 टेस्ट हैं इसमें टोटल। 5वां लास्ट टेस्ट 12 जुलाई को होगा। तो जिन्होंने अभी तक इसका एनरोलमेंट नहीं कराया है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहाँ से आप करा सकते हैं। और जो सब्सक्रिप्शन अवेलेबिलिटी रहती है वो 1 महीने से लेकर के 2 साल तक, यानी 24 महीने तक के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल रहते हैं। 1 महीने का फीस 1400, 3 महीने का 3500, 6 महीने का 5600, 1 साल का 7000। बट इतना फीस आपको पे नहीं करना होता है। जब आप पेमेंट ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर नीचे लिखा रहता है प्रोसीड टू पे, तब आप मुकेश लाइव या मुकेश कटारे ये कोड नेम यूज करते हैं, तो आपकी फ़ीस 10% जो है वो कम हो जाती है। हर कैटेगरी में कहीं पर भी यूज इसको कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो 7,000 रुपये फ़ीस थी वो घट के 6,300 हो जाती है, 5,600 है वो 5,040 हो जाती है, 3,500 से घट के 3,150 हो जाती है। ठीक, तो ये आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो इसलिए अनअकैडमी प्लस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए जो वर्किंग है, हाउसवाइफ हैं, रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, लॉकडाउन का पीरियड है, कोचिंग क्लास जा नहीं सकते हैं, तो सबसे बेस्ट, राइट। तो ये ज़रूर ज्वाइन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम लौट के अपने इस टॉपिक पर चलते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों टैक्स हमें अब समझ में आ जाना चाहिए। कभी भी पूछें प्रत्यक्ष कर, तो जहाँ करापात और कराघात एक ही बिंदु पर हो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, और जब ये दोनों इंसिडेंट घटनाएं अलग अलग जगह हों तो उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। क्लियर है ये? अब आगे इसके पढ़ते हैं। देखो, टाइप ऑफ टैक्स तो ये हो गए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, स्पष्ट है। अब एक जो वर्ड शुरू में आया था ना कि कुछ टैक्स कर आधार पर लगते हैं, तो कर आधार क्या होता है इसको भी समझ लें। कर आधार का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं कर आधार यानी इसे हम टैक्स बेस कहते हैं। होता क्या है टैक्स बेस? तो एक प्रकार से ये समझ लो, यह एक मद है जिस पर कर लगाया जाता है, यानी वह आय जिस पर आयकर लगाया जाए उसे हम टैक्स बेस कहते हैं। नहीं समझ आया? देखो, माना कि किसी व्यक्ति की 1 साल की एनुअल इनकम जो है, वार्षिक आय कितनी है, 5 लाख रुपए है, ठीक है। 5 लाख रुपए वो 1 साल में कमा लेता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ कि इस 5 लाख पर उस पर कितना टैक्स लगेगा, यानी तो आपको मालूम है ना, सरकार ने क्या बोला है कि वे लोग जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए वार्षिक होती है वो टैक्स फ्री होंगे, उन पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम इस 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए माइनस कर दें तो इसके पास कितना अमाउंट बचा जिस पर टैक्स लगेगा? सिर्फ 2.5 लाख रुपए और बचता है। वो एग्जेम्पशन अलग अलग मिलते हैं, उनको अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, है ना, वो अलग बातें हैं। मगर हम ये मान लो कि अगर कोई 5 लाख रुपए 1 साल में कमाता है तो 5 लाख में से 2.5 लाख तो डायरेक्टली टैक्स नहीं लगेगा। अब टैक्सेबल इनकम कितनी है? मात्र इसकी 2.5 लाख रुपए। तो ये जो इनकम है इसे नाम देंगे टैक्स बेस, यानी कर आधार, न कि 5 लाख को बोलेंगे कर आधार। तो वह आय या वह मद जिस पर कोई कर लगाया जाएगा उसे कहा जाता है टैक्स बेस। सिंपल, अब समझ गए होंगे, तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आना नहीं चाहिए। आती है तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उस कमेंट को ले करके निश्चित ही उसका भी रिप्लाई करूँगा। एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं टैक्स हॉलीडे।
हॉलीडे मतलब अवकाश है भाई। किसका अवकाश है? कर का अवकाश है। कर अवकाश क्या है भाई? ये कर अवकाश किसे कहते हैं? तो कोई ऐसा होता है, इसकी परिभाषा समझ सकते हो कि किसी देश के द्वारा कुछ समय के लिए जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जाता या बहुत कम टैक्स लगाते हैं। कि देश क्या चाहता है कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होने से नए रोज़गार के अवसर उपलब्ध होते हैं। तो रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे तो इसका मतलब है लोगों की इनकम बढ़ती है, और इनकम बढ़ती है तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि मार्केट में डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो इसका मतलब है फिर इन्वेस्टमेंट करो, यानी इकोनॉमी अच्छे से काम करती है। तो अगर टैक्स की रेट ज़्यादा है तो लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तब सरकारें ऐसा कर दें कि हम अगले 5 साल तक, जैसे भारत सरकार ने बोला कि स्टार्टअप 3 साल तक हमारा कोई भी इंस्पेक्टर आपके यहाँ चेक करने नहीं आएगा, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप बनेंगे ना, तो इससे फ़ायदा होता है। तो टैक्स फ्री इकोनॉमी कह लो या फिर ऐसा समझ लो बहुत मिनिमम टैक्स लगाया जाता है, तो इसे कहते हैं टैक्स हॉलीडे या कर अवकाश। एक वर्ड और आता है जिसे हम टैक्स हेवन कहते हैं, वो अलग वर्ड है ना, तो वो भी हम देख लेते हैं। टैक्स हेवन किसे कहते हैं? टैक्स हेवन स्वर्ग है ना, ऐसा देश जो अपने यहाँ व्यवसाय करने वाले विदेशियों पर बहुत ही कम टैक्स लगाए, यानी ये लीगल रूट होता है। इट इज़ अ लीगल रूट टू टैक्स एवेजन। अब अपने यहाँ अगर कोई विदेशी, जैसे मॉरिशस जो है, तो मॉरिशस की सरकार क्या करती है कि आप उनके यहाँ पर कोई भी कंपनी बना सकते हो, कोई भी चीज़ लगाओ, बहुत कम टैक्स लगता है। तो अमेरिका हुआ, रूस हुआ, ब्रिटेन हुआ, चीन हुआ, ये अपना ऑफिस नाम मात्र के लिए, दिखावे के लिए क्या करते हैं? मॉरिशस में ओपन कर लेते हैं कि कोई टैक्स देना नहीं है, सिर्फ एक ऑफिस बनाना है, कुछ स्टाफ बिठा देंगे। आजकल तो आईटी का ज़माना है, सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इन सब से हैंडल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या यहाँ, हमारी सरकार क्या करती है? हमारी सरकार अगर कोई अमेरिका से डायरेक्ट आकर के इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगा देती है। ये पड़ोसी जो देश हैं इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमें ठीक रखना है, तो मॉरिशस से अगर कोई निवेश भारत में करता है तो उनको बहुत कम टैक्स चुकाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ऐसे कई बड़ी कंपनियां जो डायरेक्ट अपने देश से यहाँ ना आकर पहले मॉरिशस में ऑफिस खोलते हैं और वहाँ के माध्यम से भारत में निवेश कर देते हैं, तो इसे कहते हैं एक प्रकार से टैक्स हेवन, राइट। तो ये बड़ा चुनौती है हमारे देश के लिए कि कई सारे लोग इस ढंग से जो सरकार को आय हो सकती है उस आय की चोरी करना पसंद करते हैं, ठीक। लेकिन रूल जब बनता है तो रूल का पालन किया जाता है। अब इसमें लूप होल आते हैं तो फिर उनको देखा जाएगा, ठीक, स्पष्ट है। अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। पूछा जाएगा कि मेथड ऑफ टैक्सेशन, कर प्रणालियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। अभी तो हमने टाइप समझे थे टैक्स के, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो टैक्सेशन की अनेक प्रणालियाँ होती हैं जिसमें 3 प्रमुख हैं। कौन कौन सा? पहला, जिसे हम नाम देते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है वह प्रणाली जिसे प्रगामी कर प्रणाली के नाम से जाना जाएगा। आसान है समझना। ये प्रणाली क्या करती है? ये कहती है कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हम टैक्स की रेट भी बढ़ाते जाएंगे। माना कि कोई व्यक्ति 2.5 लाख रुपए एक साल में कमाता है तो 0% उस पर टैक्स लगेगा। 5 लाख तक कमा लेता है तो उस पर कितना? 5% कर दिया। और इनकम बढ़ती है तो 2 स्लॉट दिए हैं इस बार इनकम टैक्स में ना, पिछली बार से ही, तो और बढ़ा देंगे, यानी 7.5, 10, 15, 20, 30 ऐसे चलता जाता है ना, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप पर जो टैक्स लगेगा वह अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो प्रोग्रेस, यानी जैसे आपकी प्रोग्रेस हो रही है टैक्स भी प्रोग्रेसिव होता जाता है। इसको अगर ग्राफ पर दिखाना चाहो तो ग्राफ पर कैसे दिखाओगे? तो ग्राफ पर भी इसको आसानी से दिखाया जा सकता है। एक्स और वाई एक्सिस हम बना लें, मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड को अपने ऊपर कर लूँ, आप समझ में आ पाएगा। देखो,
माना ये एक एक्सिस और ये वाई। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टैक्स बढ़ता है उसी प्रकार से, यानी यहाँ नीचे लिख लें कर आधार टैक्स बेस, और ऊपर की ओर क्या जाएगा टैक्स अमाउंट। तो ये जो बनेगा ग्राफ ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे हैं। तो इसे प्रगामी के नाम से जाना जाता है, प्रोग्रेसिव। आयकर सबसे अच्छा उदाहरण इस कैटेगरी में माना जाएगा। ओके, दूसरा तरीका होता है, जिस दूसरे तरीके को हम कहते हैं, जिसे बोलते हैं रिग्रेसिव। यानी रिग्रेसिव का मतलब होता है प्रतिगामी। प्रतिगामी ये उसका उल्टा हो जाएगा। रिग्रेसिव किसका उल्टा हो जाएगा? प्रोग्रेसिव का। कि इसमें जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कम टैक्स लगे। तो ऐसा कम होता है कि इनकम बढ़े और आपको टैक्स कम पे करना पड़े, लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है माना कि देश में, जैसे आज के संदर्भ में हम बात करें कि हमारे देश में मास्क बनाने वाला, सैनिटाइज़र बनाने वाले, कोविड-19 की वैक्सीन बनाने वाले, इनकी डिमांड ज़्यादा है। अब कोई कंपनी जिसके पास 5 यूनिट वो प्रोडक्शन करता है तो सरकार बोलेगी कि आप पर हम टैक्स 5% लगाएंगे। अगर आप 50 यूनिट बनाओगे तो हम टैक्स घटा करके 3% कर देंगे। अगर आप 500 यूनिट बनाओगे तो हम टैक्स की रेट और कम कर देंगे। इससे हमें क्या समझ में आता है कि सरकार ये चाहती है कि आप सामान ज़्यादा बनाओ, जिसकी हमें डिमांड है, तो हम आपको टैक्स में बेनिफिट भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये रिग्रेसिव चलता है। इसका अगर हम ग्राफ बनाने बैठें तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये ऐसे जाएगा कि जैसे जैसे यहाँ पर आप सामान ज़्यादा बनाते हैं वैसे वैसे आपको कम टैक्स चुकाना पड़ता है, क्योंकि सरकार ये चाहती है हमारे देश की जनता को इन चीज़ों की आवश्यकता है, तो वो आप प्रोवाइड करो। ठीक है, नेक्स्ट जिसे हम बोलते हैं तीसरा तरीका प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल ये क्या है इसको भी समझ लो। समानुपातिक। यहाँ आपकी इनकम बढ़ने पर टैक्स का अमाउंट नहीं बढ़ा रहे हैं, आपसे ज़्यादा बनाने पर टैक्स की छूट भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ रेट फिक्स कर रखी है, माना कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसकी रेट फिक्स है कि माना किसी सामान पर 5% लगता है, आप 100 रुपये का सामान कंज्यूम करते हो तो आपको 5 रुपये देना पड़ेगा। आप 200 रुपये का कंज्यूम करते हो तो आपको 10 रुपये लगेंगे। 50 रुपये का करते हो तो आपको 2.5 रुपये लगेगा। ये फिक्स है ना, प्रोपोर्शनल है, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो ये 3 प्रकार से टैक्सेशन की पद्धतियाँ होती हैं कि टैक्स कैसे लगाया जा सकता है। अब लिखने के लिए मुख्य परीक्षा में कभी आ जाए यही क्वेश्चन कि बताओ एक अच्छे टैक्सेशन का क्या सिस्टम होना चाहिए, तो अच्छे टैक्सेशन के लिए हम कुछ बातें उनको बता सकते हैं। फेयरनेस होना चाहिए। फेयरनेस का मतलब गोरापन नहीं, फेयरनेस का मतलब होता है कि तार्किक होना चाहिए। ठीक, दूसरा टैक्स में कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ होता है रिजिड नहीं हो, किसी की इनकम नहीं है फिर भी उसको टैक्स देना पड़े। फिर टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, पारदर्शिता, कि किसी से कम ले रहे हो किसी से ज़्यादा ले रहे हो तो लोग समस्या, ट्रांसपेरेंसी के साथ। प्लस प्रशासनिक दृष्टि से कैसा हो? सरल हो, समझ पाएँ, वसूल कर पाएँ, है ना, एफिशिएंसी का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टीज हम इसमें लगा सकते हैं। क्लियर? इसका अगला सेशन जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत में करों का जो अनुपात है वो कैसे कैसे बढ़ा, कुछ प्रमुख टैक्स कब शुरू हुए थे, कौन से डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं, कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। सो देखते रहिए ये वीडियो, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कोई क्वेरी है तो निश्चित पूछ लें। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेफरल कोड यूज करें मुकेश लाइव, जो आप मेरे बॉटम में यहाँ देख रहे हो, ज्वाइन अनअकैडमी प्लस फॉर रेगुलर कोर्स, यूज कोड मुकेश लाइव या मुकेश कटारे। सो उम्मीद है टैक्स के संबंध में कुछ आपकी विचार, कुछ थॉट्स, कंसेप्ट बने होंगे। थैंक यू एंड गुड लक।